सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के दृष्टिकोण में बुद्धिज्म, इस सीरीज का यह 22वां एपिसोड है। और पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि तथागत बुद्ध ने चलाए गए आंदोलन का धर्म पर, संस्कृति पर और राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि तथागत बुद्ध के आंदोलन का कालांतर में लंबे समय बाद इस देश के राजनीतिक, समाज और संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे हम आज के एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर की बटन पर क्लिक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो साथियों, तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया, जब तथागत बुद्ध जीवित थे और उस समय जो भिक्षु संघ था, उन्होंने जो आंदोलन चलाया, तो उस आंदोलन का प्रभाव कुछ सीमित क्षेत्र तक था। कौशल महाजनपद, मगध महाजनपद और बंगाल का क्षेत्र, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू द्वीप का क्षेत्र, यानी कुछ सीमित क्षेत्र तक तथागत बुद्ध जब जीवित थे तब उनके इस आंदोलन का प्रभाव पड़ा। लेकिन तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, चूंकि तथागत बुद्ध ने राजनीतिक रूप से राजाओं को बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की व्यवस्था के समर्थन में खड़ा कर दिया था, तो राजाओं ने उस विचारधारा को स्वीकार किया। विभिन्न राजाओं ने उन विचारधारा को स्वीकार किया, प्रभावशाली वर्ग ने उस विचारधारा को स्वीकार किया। और राजाओं और प्रभावशाली वर्ग ने जो पहले ब्राह्मणों को महत्व देते थे या ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ कहते थे, उस कॉन्सेप्ट को छोड़कर उन्होंने भिक्षु संघ को सपोर्ट करना शुरू किया और भिक्षुओं को सर्वश्रेष्ठ मानना शुरू किया। अब इससे क्या हुआ कि भिक्षु संघ को राजाओं का और समाज के प्रभावशाली लोगों का समर्थन हासिल हुआ और उस समर्थन से भिक्षु संघ लगातार विकास करता रहा और भिक्षु संघ में लोगों की संख्या बढ़ती गई और भिक्षु संघ में विद्वान भिक्षुओं का निर्माण निरंतर होता गया। लेकिन कालांतर में बौद्ध इतिहास पर सबसे बड़ा प्रभाव सम्राट अशोक का पड़ा। सम्राट अशोक ने ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए बौद्ध संस्कृति और बौद्धिस्ट विचारधारा को लेकर, बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार को लेकर ऐसे अभूतपूर्व कार्य किए जिसके कारण बौद्ध इतिहास पर सम्राट अशोक का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो सम्राट अशोक ने क्या किया? तो सम्राट अशोक ने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने तो बहुत सारे ऐसे कार्य किए, लेकिन मैं यहाँ पर उनके दो महत्वपूर्ण कार्यों को बताना चाहूंगा। पहला उन्होंने कार्य किया कि सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म में फैली हुई अशुद्धियों को दूर किया। तो बुद्ध धम्म में जो अशुद्धियां फैल गई थी, क्योंकि तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक के बीच में लगभग 250 साल का अंतर है, तो इन 250 सालों के बीच में बुद्ध धम्म में अशुद्धियां पैदा हो गई थी। ऐसा इसलिए हुआ था कि जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि तथागत बुद्ध ने जो आंदोलन चलाया था उसका समाज, राजनीति, धर्म और संस्कृति पर प्रभाव पड़ा। लेकिन तथागत बुद्ध ने जो ब्राह्मणी कॉन्सेप्ट या ब्राह्मणों के सिद्धांतों के ऊपर आक्रमण किया, उस पर हमले किए, तर्क किए, विचार दिए, तो तथागत बुद्ध के तर्क का ब्राह्मणों के पास में कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध ने जो प्रश्न निर्माण किए उनका ब्राह्मणों के पास कोई जवाब नहीं था। तथागत बुद्ध ने जो उत्तर दिए उसके विरोध में ब्राह्मणों के पास में कोई प्रति उत्तर नहीं था या प्रति प्रश्न भी नहीं था। तो ऐसा नहीं होने पर ब्राह्मणों को बुद्ध द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, तो ब्राह्मणों को ये डर सताने लगा कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी, जो ब्राह्मणी व्यवस्था बनाई थी अल्पजन हिताय अल्पजन सुखाय के आधार पर, वो व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। तथागत बुद्ध ने जो
आंदोलन चलाया था और ब्राह्मणों के सिद्धांतों पर प्रहार किया था, इसकी वजह से व्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी। तो ब्राह्मणों को ये डर सता रहा था, तो ब्राह्मणों के पास में इसका कोई जवाब भी नहीं था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव किया और ब्राह्मण बुद्ध धम्म में भिक्षु बनकर शामिल हो गए। तथागत बुद्ध के समय से जब शामिल हुए तो वो चूंकि सोच समझकर बुद्ध धम्म में शामिल हुए थे, तो ऐसे भिक्षुओं ने बुद्ध धम्म में अशुद्धियां फैलाने का काम किया। अब चूंकि बुद्ध की विचारधारा इतनी मजबूत थी कि ब्राह्मण शामिल होने के बावजूद भी उस विचारधारा को खत्म नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनमें अशुद्धियां निर्माण कर रहे थे। जितना उनसे बन रहा था उतनी अशुद्धियां निर्माण कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध से सम्राट अशोक के बीच में लगभग 250 साल का अंतर है। तो इस समय में बहुत सारी अशुद्धियां बुद्ध धम्म में शामिल हो गई थी। जो बातें तथागत बुद्ध ने नहीं बताई थी वो भी शामिल कर दी थी, और जो बातें बताई थी उसको तोड़ मरोड़ करने का काम चलाया जा रहा था। तो जब सम्राट अशोक ने इन सारी बातों का अध्ययन किया, सम्राट अशोक ने महान बौद्ध भिक्षु के द्वारा जब उन्हें ये सारी बातें पता चली, तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म में जो अशुद्धियां फैली थी उन अशुद्धियों को दूर करने का प्लान बनाया। और इसके तहत सम्राट अशोक ने दूसरी बौद्ध संगति ली। अब दूसरी बौद्ध संगति लेने पर सम्राट अशोक ने जो भिक्षु बुद्ध धम्म को बदनाम कर रहे थे या बुद्ध धम्म में अशुद्धियां फैलाने का काम कर रहे थे, ऐसे भिक्षुओं को भिक्षु संघ से चिवर उतारकर बाहर निकाल दिया, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य सम्राट अशोक ने किया था अशुद्धियों को दूर करने का। दूसरा बड़ा कार्य सम्राट अशोक ने किया वो था बुद्ध धम्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। जैसे ही सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को राजधर्म घोषित कर दिया, यह ब्राह्मणवाद के लिए बहुत बड़ा प्रहार साबित हुआ, क्योंकि तब तक बुद्ध धर्म राजधर्म किसी राजा ने घोषित नहीं किया था। बुद्धिस्ट संस्कृति को मानते थे, बुद्धिस्ट संस्कृति को फॉलो करते थे, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान भी करते थे, लेकिन बुद्ध धर्म को राजधर्म ऐसे राजधर्म सम्राट अशोक ने घोषित किया। अब जैसी बुद्ध धर्म को राजधर्म घोषित किया तो मौर्य साम्राज्य जहां जहां तक फैला हुआ था वहां वहां बुद्धिज्म का प्रचार होने लगा। राजधर्म का मतलब है जहां जहां मौर्य साम्राज्य होगा वहां बुद्धिज्म होगा या बुद्धिज्म का प्रचार किया जाएगा या वहां के लोग बुद्धिज्म को फॉलो करेंगे। तो सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को जहां जहां मौर्य साम्राज्य था वहां वहां तो भेजा ही भेजा धम्म का प्रचार करने के लिए। इसके अलावा उन्होंने जहां मौर्य साम्राज्य नहीं था या उस समय की भाषा में कहे कि जो दूसरे देश थे, तो उन देशों में भी बौद्ध भिक्षुओं को प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, जिससे बुद्ध धम्म का फैलाव पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में हुआ। पूरब में बांग्लादेश, तिब्बत, थाईलैंड, बर्मा, चीन आदि देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। पश्चिम में अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान, तुर्की, रशिया की बॉर्डर तक, उधर ईरान की बॉर्डर तक, इराक तक बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। ऊपर की तरफ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों में बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। दक्षिण में श्रीलंका तक बुद्ध धर्म का प्रचार हुआ। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को जो राजधर्म घोषित किया, उस राजधर्म घोषित करने का परिणाम ये हुआ कि बुद्ध धर्म भारत और भारत के अलावा अन्य देशों में चारों दिशाओं में बहुत तेजी से फैला। तो बहुत तेजी से फैला, लेकिन इसका विपरीत परिणाम ब्राह्मणवाद के ऊपर पड़ा। विपरीत परिणाम ये पड़ा कि जैसे ही सम्राट अशोक ने राजधर्म घोषित किया
तो ब्राह्मणों की और ज्यादा उपेक्षा होना शुरू हो गई, ब्राह्मणवाद को मानना और ज्यादा बंद कर दिया गया। लोगों ने और ज्यादा ब्राह्मणवाद को मानना बंद कर दिया, ब्राह्मण धर्म को मानना बंद कर दिया, क्योंकि सम्राट ने ही बुद्ध धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया था। अब एक बार राजधर्म घोषित कर दिया तो दूसरे धर्म पर से लोगों का विश्वास, जो बचे कुचे लोग थे उनका भी विश्वास ब्राह्मण धर्म में से उठ गया। दूसरा, सम्राट अशोक ने पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी थी। अब बुद्ध धर्म तो भारत में था, लेकिन साथ साथ में ब्राह्मणों की संस्कृति भी छुटपुट तरीके से चल रही थी। ब्राह्मण तो बंद करने वाले थे नहीं। लेकिन जैसे ही सम्राट अशोक ने पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी, वैसे ही मौर्य साम्राज्य जहां जहां तक था वहां पर पशुओं की बलि देना बंद हो गया। अब ब्राह्मण छोटे मोटे स्तर पे या जिस भी तरीके से छोटे मोटे यज्ञ करके और पशुओं की बलि देकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन सम्राट अशोक ने पशुओं की बलि पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से ब्राह्मणों के लिए वो कार्य करना भी मुश्किल हो गया और ब्राह्मणों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि अब पेट कैसे भरा जाए, अब जीविका कैसे चलाई जाए, क्योंकि ब्राह्मणों को तो धार्मिक कर्मकांड करने के अलावा दूसरा कुछ आता नहीं था। तो उनके सामने प्रश्न खड़ा हो गया कि आखिर जीविका कैसे चलाई जाए। तो सम्राट अशोक के समय में ब्राह्मणों की स्थिति दयनीय हो गई, दलितों के समान हो गई। तो सम्राट अशोक ने ये जो महत्वपूर्ण कार्य किए थे, इसके अलावा उनके और अनगिनत कार्य है, लेकिन ये जो दो महत्वपूर्ण कार्य किए जिसका ब्राह्मणवाद पर भी असर हुआ और बुद्धिज्म का फैलाव पूरे देश और दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर हुआ, यह सम्राट अशोक का इस देश को दिया हुआ सबसे बड़ा योगदान था, जिसका ब्राह्मणवाद पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा और ब्राह्मणों के सामने जीविका चलाने का भी संकट खड़ा हो गया। तो कालांतर में बुद्ध धर्म का देश और दुनिया पर यह बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जब ब्राह्मणों की स्थिति मौर्य साम्राज्य में दयनीय हो गई थी, तो उसके बाद ब्राह्मणों ने आखिर क्या किया। उन्होंने अपनी ब्राह्मण संस्कृति को बचाए रखने के लिए कौन से कदम उठाए और उसके लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई, इसके बारे में हम अगले एपिसोड में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।